देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो चार्ज क्या है और चार्ज किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और चार्ज किन फिनोमिना को डेवलप करता है या किन फिनोमिना से रिलेटेड है, वो सारी चीजें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो आपने अपने डे टू डे लाइफ में कई चीजें ऑब्जर्व की होगी जो कि सीधे चार्ज या उसके मूवमेंट या उसके इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम ड्राई हेयर में कॉम्ब करते हैं या कॉम्ब को रब करते हैं, ठीक है, और उसी कॉम्ब को जब कागज के टुकड़ों के पास लेके आते हैं तो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि आप किसी प्लास्टिक की चेयर पर काफी समय तक बैठे हो, ठीक है, और आपने शूज पहन रखे हैं जो कि इंसुलेटर है, और बैठने के कारण कई बार आपका सरफेस जो है वो प्लास्टिक की चेयर से रब किया है, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण बॉडी चार्ज हो जाती है। और हमें पता कब चलता है, जब हम किसी कंडक्टर को टच करें, ग्राउंड को टच कर दें या किसी और व्यक्ति को टच कर देते हैं, तुरंत हमें एक छोटा सा झटका महसूस होता है, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लाइटनिंग को देखते हैं बारिश के दिनों में जब बिजली कड़कती है, तो दैट इज ऑल्सो फिनोमिना रिलेटेड टू चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज। हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सभी चार्ज के मूवमेंट और चार्ज के इफेक्ट पर बेस्ड, ठीक है। तो चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, और इसके इंटरेक्शन से जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अप्लाई करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में हम चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है, और चार्ज किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किन फिनोमिना को डेवलप करता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। जैसा कि मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमिना है, ठीक है, वो सभी चार्ज से रिलेटेड है या चार्ज के इंटरैक्शन से रिलेटेड है। तो चार्ज को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। अब समझना, अभी जो थ्योरी है करंट वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत से इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ वो हमें जानना चाहिए, ठीक। पहले काफी साल सदियों पहले ये तो हमें नहीं पता था कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है या उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक। तो समझना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हम ये प्रूव करेंगे कि चार्ज होता है और चार्ज कितने तरह का होता है और वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ठीक। एक ग्लास की रॉड हमने ली और इस ग्लास की रॉड को सिल्क से रब कर लिया, रबिंग सिल्क विथ ग्लास रॉड, ठीक है, उसको रब कर लिया। रब करने के बाद हमें पता चलता है कि ग्लास के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। ऐसे ही हमने क्या किया, फर के साथ, फर इज अ टाइप ऑफ वूल, तो फर के साथ प्लास्टिक की रॉड को रब किया, ठीक है ना। फर के साथ प्लास्टिक की रॉड को रब कर लिया, तो रब करने के कारण, फ्रिक्शन के कारण इसमें भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक। अब क्या किया हमने, समझना, हम दो ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास में लेके आए, इन दोनों को सिल्क से ऑलरेडी रब कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास, ठीक। जब दोनों को पास में लेके आए तो हमने देखा कि बोथ द रॉड्स स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, दूर फेंक रही थी। ये हमने ऑब्जर्व किया। फिर हमने क्या किया, दो प्लास्टिक की रॉड को एक दूसरे के पास में लेके आए, यहां भी हमने देखा कि दोनों प्लास्टिक की रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक।
फिर हमने क्या किया, एक ग्लास की रॉड और एक प्लास्टिक की रॉड को एक दूसरे के पास में लेके आए और तब हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें हमने देखा कि जब उनको चार्ज कर दिया गया या रब कर दिया गया, रब करने के बाद में उनमें या तो रिपल्शन हुआ या अट्रैक्शन हुआ। जब नॉर्मल ग्लास रॉड या नॉर्मल प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास में लाते थे तो कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये तय हो गई कि जब हम उसको इन ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तब उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है, रब करने से पहले वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, उनमें इंटरेक्शन होता है, फोर्स लगता है। अब फोर्स कौन सा लग रहा है इसको थोड़ा सोचो। जब हमें नहीं पता था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तब ग्रेविटेशन के बारे में तो पता था, तो तब ये पता था कि अर्थ खींचती है, फोर्स लगाती है, लेकिन ये उस टाइप का फोर्स नहीं है क्योंकि ये फोर्स हमेशा लगना चाहिए, चाहे उसकी चार्जिंग करो या ना करो। अगर वो ग्रेविटेशन वाला टाइप वाला फोर्स होता, दूसरा ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब वो ग्रेविटेशन वाला फोर्स नहीं है, कोई और चीज हो रही है वहां पे ग्रेविटेशन के अलावा। ठीक है, तो उस चीज को नाम दिया गया चार्ज। जब भी इस तरह की रॉड को इस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तब हम कहते हैं कि दिस रॉड इज चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज्ड हो चुकी है। और चार्ज रॉड को जब एक दूसरे के पास में लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। और फोर्स दो तरह के हैं, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन। ठीक है, इसके और आगे बढ़ते हैं लॉजिक। हमने और भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के रॉड के साथ। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की रॉड के साथ हमने ये पाया कि दो ही तरह के फोर्स लगते हैं, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। ठीक है, तो एक बात तय हो गई कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में दो तरह के फोर्स होते हैं, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। लेकिन अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा। अब उसको भी हमें किसी लॉजिक से देखना होगा। अब समझना, आप देख सकते हो ग्लास रॉड के बीच में रिपल्शन, प्लास्टिक के बीच में रिपल्शन है, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास के बीच में अट्रैक्शन है। एक बात तो हम रूल बना सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। देखो, इस ग्लास के रॉड को और इस रॉड को एक जैसी कंडीशन में चार्ज किया गया था या एक जैसी कंडीशन में रब किया गया था, इसका मतलब इनमें एक जैसा चार्ज होना चाहिए। वैसे ही प्लास्टिक रॉड्स को भी सेम कंडीशन में रब किया तो इनमें भी एक जैसा चार्ज होना चाहिए। तो ग्लास, दोनों रॉड में एक जैसा चार्ज है तो रिपल्शन, प्लास्टिक एक जैसा चार्ज है तो रिपल्शन। मतलब एक बात तय हो गई कि जहां भी सेम टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये चीज हमने देख ली। दूसरी बात, अगर ग्लास और प्लास्टिक दोनों में एक जैसा चार्ज होता तो अगेन इस रूल से यहां भी रिपल्शन होना था, बट अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास और प्लास्टिक दोनों में डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट और दूसरे मटेरियल के रॉड के साथ भी किए गए, वहां भी ये दो ही चीजें ऑब्जर्व हो रही थी। तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि दो टाइप के चार्ज हैं, एक ग्लास जैसा चार्ज और एक प्लास्टिक जैसा चार्ज। ठीक है, इनके कुछ न कुछ नाम दे देना चाहिए। तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज होता है आफ्टर रबिंग सिल्क, उस चार्ज को हम प्लस कह देते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज होता है उसको हम माइनस कह देते हैं। क्योंकि दो तरह के चार्ज हैं तो हमें कुछ न कुछ उनके साइन या नाम देना था, तो हमने प्लस और माइनस कह दिया। ठीक है, तो शुरू में जो भी प्लस और माइनस का चुनाव हुआ था वो एकदम आर्बिट्ररी हुआ था। ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। हमने एक को प्लस मान लिया, एक को माइनस मान लिया। उसके बाद में फिर डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स पे जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग उनको वैल्यूज दी गई, साइन दिए गए। ठीक है, अच्छा, इस पे प्लस होगा तो सिल्क पे माइनस होगा। क्यों होगा ये मैं आगे चर्चा करूंगा इस चीज की। तो यहां पर हम देखें तो ग्लास के पास प्लस, इधर भी प्लस, रिपल्शन।
प्लास्टिक माइनस रिपल्शन, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस तरह के फ्रिक्शन के कारण एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम चार्ज कहेंगे। चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, दो तरह का होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन। उसका कारण है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से इतना कहा जा सकता है। तो अभी जो करंट नॉलेज है उसके बेसिस पर हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं चार्ज। तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ matter or particle through which the particles interact electrically, through which the particles interact electrically। पार्टिकल्स के बीच में या ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है उसका कारण है कि चार्ज। हर पार्टिकल के साथ एक चार्ज एसोसिएटेड होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब ये चार्ज रहता कहां है, कितना इसका वैल्यू होता है, तो समझना, नोट दिस थिंग दैट एवरी फंडामेंटल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ सम चार्ज। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती, जैसे मास, चार्ज, स्पिन, और ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो चीज उसके लिए कांस्टेंट होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, रेस्ट मास की बात कर रहा हूं। ऐसे ही उस पर जो चार्ज होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो फिक्स है, उसकी स्पिन भी फिक्स है। तो उसी तरह की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब इस तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, एवरी फंडामेंटल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ सम चार्ज। ठीक है, और वो उसके लिए फिक्स होगा। अब नॉर्मली जो हम ऑर्डिनरी मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन स्टेबल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनके पास कितना चार्ज है वो हम देख लें। तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो चार्ज है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और जो चार्ज है वो किस टाइप का है, दो टाइप के चार्ज है, प्लस और माइनस, जो अभी हमने बात की, जिसमें निगेटिव टाइप वाला चार्ज, मतलब जो प्लास्टिक में जो प्रॉपर्टी थी रब करने के बाद, बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के पास थी। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसलिए इसके चार्ज को हम लिख सकते हैं -e। ऐसे ही प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्लास रॉड से मैच करती है। जिस टाइप का चार्ज ग्लास रॉड के पास है, सेम टाइप का चार्ज प्रोटॉन के पास है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव कह रहा हूं। ठीक है, दैट मीन्स +e। और तीसरा पार्टिकल जो एटम में होता है दैट इज न्यूट्रॉन। So as the name suggests, it is neutral। तो न्यूट्रल मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं उसको हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसके पास चार्ज है उसको चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसका चार्ज होगा 0। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं। अब जो ऑर्डिनरी मैटर हमारा बना है, हमारा आसपास का जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो ये तीनों पार्टिकल से मिलकर बना है। इसका मतलब इन पार्टिकल्स के एक्सेस या डिफिशियंसी या उनके जो बैलेंस होगा उसी के कारण चार्ज का फिनोमिना होता है। कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो चार्ज होने का कारण है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है,
उनके पास चार्ज है तो उनमें कुछ इम्बैलेंस हो गया होगा, उस इम्बैलेंस के कारण ही चार्जिंग होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा वो इम्बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। तो एक बात हम समझ गए कि हर फंडामेंटल पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी है, चार्ज उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और इन्हीं पार्टिकल से मिलके ये मटेरियल वर्ल्ड बना है। तो मटेरियल के पास या ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पास भी चार्ज, ठीक है। अब हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएं अबाउट चार्ज, जो हमने अभी ऑब्जर्व किए पढ़े। सबसे पहला पॉइंट लिखो, there are two types of charges, there are two types of charges, positive charge and negative charge. Two types of charges, positive charge and negative charge. ठीक, नेक्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था, दैट इज like charges repel and unlike charges attract each other. Like charges repel and unlike charges attract each other. ठीक है, तो एक जैसे चार्ज के बीच में रिपल्शन है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। अब इस बात का हम जवाब दें, व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ग्लास की बात की, ग्लास को जब हमने रब किया सिल्क से तो उस पर चार्ज आ गया, प्लास्टिक पे भी चार्ज आ गया। तो ये चार्ज क्यों आया, मतलब कैसे आया? जब हम जानते हैं कि मटेरियल में एटम है, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही है, दोनों का चार्ज सेम है और अपोजिट है, तो जीरो चार्ज होना चाहिए सब जगह। तो फिर ये चार्ज आया कैसे, ठीक है। तो उसका हम जवाब दें, समझना, एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड है, और हमें यह पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो गया न्यूट्रल एटम पे? 0। टोटल चार्ज और न्यूट्रल एटम इज 0, ठीक। अब समझना इस लॉजिक को, एक न्यूट्रल एटम है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें इसमें से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अब प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अल्टीमेटली जो चार्ज होगा इस एटम पे, वो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस 1 का रहेगा। मतलब एक प्रोटॉन जो है उसके कारण एक्सेस चार्ज होगा, तो इस एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा? +E। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले होते तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2E। 3 निकाले होते तो +3E। मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, जिसको हम कैटायन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन। वैसे ही अगर एक न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए बाहर से, ठीक है, कोई से बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो भी इसके आसपास घूमने लगा, तो अब इस एटम के पास एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। एक्सेस होने के कारण इस पर टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ तो चार्ज हुआ -e, 2 का एक्सेस हुआ तो -2e, 3 का एक्सेस -3e। तो जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा उतना ही उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है, जब भी उसमें इम्बैलेंस होगा तब एटम चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो, इन्हीं एटम से मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है, तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज आने का कारण यह है कि उसमें ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो ओवरऑल या तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई होगी वहां पे, या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसी के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमने अभी देखा कि ग्लास और प्लास्टिक को किस तरह से चार्ज किया, तो जब उसको रगड़ते हैं, हम रबिंग करते हैं, तो रबिंग के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो रॉड की तरफ आ जाते हैं या वहां से चले जाते हैं, उस कारण से उस रॉड पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई, आप लिख सकते हो इस चीज को, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, एक्सेस or deficiency of electrons in an object which makes object charged, which makes object charged। ठीक है, उसी के कारण उस पर चार्ज आता है। सो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है। मान लो इसमें ऑब्जेक्ट में n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो डिफरेंस है वो n इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है तो n का चार्ज होगा -ne। चार्ज को हम q से डिनोट करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज होना चाहिए -me। ठीक है, इसी तरह से मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मतलब n प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो एक प्रोटॉन का चार्ज +e है तो n का कितना होगा? +ne। तो इस पर चार्ज होगा +ne। ठीक है, अब एक बात तय हो गई, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब स्टेबल अगर तोड़ भी दोगे आप तो स्टेबल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉन हमेशा यूनिटी ही रहता है, यूनाइटेड रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, और उसका चार्ज हमेशा -e रहता है। ठीक है, और एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है या तो +ne होगा या -ne होगा, where n is integer। ठीक है ना, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इसके अलावा कोई चार्ज नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में चार्ज, मतलब फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ e, इस तरह का चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटा मतलब इस तरह की यूनिट, इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज हमेशा क्वांटा में ही मिलेगा. एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन. ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या 3.5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है. इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रेटेड ही रहेगा. तो वो हमेशा क्वांटाइज्ड रहेगा. मतलब 1 2 3 4 5 हमेशा इस तरह से डिस्क्रीट अमाउंट ही रहेगा. कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो हमेशा इंटीजर ही होगी. तो चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में आएगा. ठीक, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है 2.5 E. क्या ये पॉसिबल है? प्लस 2.5 E मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन की कमी. या तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या 3 की होगी, 2.5 की नहीं हो सकती. दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल. -10 E मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, एक्सेस है. हाँ, हो सकता है, इट इज पॉसिबल. -7.5 E 7.5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है. तो चार्ज सिर्फ ±NE यही वैल्यूज अटेंड कर सकता है. इसके अलावा दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं. ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक, एक मिनट. इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. समझ गए ना इस चीज को? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं. आप इसको हायर फिजिक्स में पढ़ते हो कि कुछ और भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनको क्वार्क्स कहा जाता है. और क्वार्क से मिलके ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स जिनको कहा जाता है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं. और क्वार्क में जो चार्ज होता है वो इस तरह से होता है 2/3 E/3. ठीक है, इस तरह के क्वार्क्स होते हैं. मतलब उसमें जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय E. तो ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, फ्रैक्शनल मल्टीपल है. तो ये तो वायलेट कर रहा है इस प्रिंसिपल को. ठीक, ऐसा नहीं होगा. एक्चुअल में जो क्वार्क्स होते हैं ये अनस्टेबल पार्टिकल है. ये कभी भी फ्रीली स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. ये बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करते हैं और तुरंत एक दूसरे से जुड़ के या तो प्रोटॉन बना देंगे या फिर न्यूट्रॉन बना देंगे. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज. प्रोटॉन के पास है +E और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, मतलब 0 चार्ज है. तो जो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज या तो +E है -E है. दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल है ये वैलिड है. ये जो क्वार्क्स हैं ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, इसलिए इस प्रिंसिपल को ये वायलेट नहीं करेंगे. ठीक है.